हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप सो दैट यू आर ऑल फाइन एंड स्पेंडिंग अ ग्रेट टाइम स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए सम नेचुरल फिनोमिना। ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 साइंस में। तो इसका एक बड़ा पार्ट जो हम कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का अर्थक्वेक वाला पोर्शन, जिसमें अभी हम कुछ अर्थक्वेक के बारे में समझेंगे। ओके, तो देखिए कि इसमें क्या चीज़ है। लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में हम समझ चुके हैं। अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा पार्ट हमने पढ़ा था। अर्थक्वेक की कुछ पिक्चर्स भी देखी थी कि कैसा होता है। अब यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, वो आप देखिए और समझिए। ओके, दिस वन, व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक होता क्या है? अर्थक्वेक एक सडन शेकिंग होती है, हिलना होता है, या फिर वो ट्रेम्बलिंग, कंपकपाहट होगी धरती के ऊपर, जो कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए रहती है। ये जो किसकी वजह से होता है? जो धरती के अंदर गहराई में जो थोड़ा बहुत बदलाव होता है, थोड़ी शेकिंग होती है, थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ के क्रस्ट पर ऊपर जो है हमें वो उसकी वेव्स महसूस होती है और शेकिंग महसूस होती है। तो ये डेफिनेशन मतलब ये हो जाता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थक्वेक। यहाँ ये क्वेश्चन बनाया है, अर्थक्वेक क्या है और ये क्यों होता है? व्हाट इज एन अर्थक्वेक, व्हाई डज इट कम? ये आता क्यों है और ये अर्थक्वेक है क्या? तो an earthquake is a sudden shaking or trembling of earth lasting for a very short time. It is caused by a disturbance deep inside the earth's crust. तो कारण भी समझ में आ गया आपको कि अर्थक्वेक एकदम से सडन मतलब एकदम से शेकिंग होती है, हिलना होता है धरती का, या फिर ट्रेम्बलिंग, कंपकपाहट होगी धरती के अंदर, जो कि बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए रहता है। और ये क्यों होता है? ये होता है डिस्टर्बेंस की वजह से, जो कि डीप गहराई में, अर्थ के क्रस्ट के गहराई में ये जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, वो जैसे मान लेते हैं कि ये जो है हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, है ना, और ये हट होगी हमारे लिए। तो और यहाँ पर हट जैसे मतलब होम हो गया, घर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है, जो प्लेटें है वो थोड़ी सी सरक गई है, राइट। तो क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव होगा, तो इसकी वजह से जो वो वेव है वो ऊपर आएगी। तो यहाँ पर हमें, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हमें महसूस होता है, थोड़ी शेकिंग सी महसूस होगी या कंपकपाहट महसूस होगी। ओके, अर्थक्वेक पूरे हर समय नहीं रहता, पूरी धरती पर एक साथ नहीं आता है ये, ठीक है। अर्थक्वेक पूरी धरती पर एक साथ नहीं आता। एक तो ये बात है कि भाई अगर मान लिया किसी हिस्से में अर्थक्वेक आया है तो वही अर्थक्वेक जो है कहीं और दूसरी जगह पर नहीं आएगा, राइट। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, यहाँ तक कि वो नोटिस भी नहीं किया जाता कि अगर मान लिया एज सिटी के अंदर अर्थक्वेक आया है तो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर जो बी सिटी है वहाँ पर कुछ भी महसूस भी नहीं हुआ होगा उन्हें। तो वो बाद में न्यूज़ में पढ़ते हैं तो पता लगता है कि वहाँ अर्थक्वेक आया था। ओके, मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट। जो बड़े सारे जो अर्थक्वेक होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक हो जिससे ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन होती है, वो बहुत ही कम आते हैं, लेस फ्रिक्वेंट होते हैं। फ्रिक्वेंट मतलब कि कितनी बार वो चीज़ें होती है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, वो बहुत कम है। अब उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट होता है? गिव एन एग्जांपल इन इंडियन हिस्ट्री विच कॉज अ सुनामी। अब कोई जो अपनी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, भारत के अंदर जो कोई ऐसी घटना घटी हो, अर्थक्वेक आया हो और जिसकी वजह से सुनामी आई हो, वो बताइए। बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई थी उस टाइम पर, 26 दिसंबर 2004 की बात है ये, राइट। तो अभी 2022 चल रहा है, तो 18 साल पहले लगभग की बात है। दिसंबर अभी गया ही है और मार्च 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा। तो एक जो मेजर अर्थक्वेक हुआ था
उसके बारे में अभी हम समझेंगे। उसके क्या क्या कारण होते हैं। दे कैन कोज इमेंस डैमेज टू द बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, पीपल। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लेकर के आते हैं, बहुत बड़ा ज़्यादा डैमेज करते हैं इन चीज़ों को, बिल्डिंगों को, ब्रिजेस को, डैम्स को और लोगों को, और भी जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है उसको। देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे समय पर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉपर्टी का और लोगों की जान का नुकसान हो सकता है। अर्थक्वेक जो है वो फ्लड, उसके कारण से फ्लड भी आ सकती है, उसकी वजह से जो चट्टानें हैं वो भी गिर सकती है। लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है कि पहाड़ी इलाकों पर चट्टानों का नीचे गिरना, नीचे की तरफ लुढ़कना, और वो डैमेज करेगी। अगर मान लिया आसपास में मकान है और चट्टानें लुढ़क करके वहाँ पर गिर जाए तो वो भी नुकसान तो पहुँचाएगी ना, या रोड वगैरह पे गिर जाए, और पतले पतले रोड होते हैं हिली एरिया के ऊपर, तो वही रुक जाएंगे, कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और उसकी वजह से सुनामी भी आ जाती है। सुनामी मतलब कि समुद्र की जो लहरें हैं, जो ओशियंस की जो लहरें होती है, महासागरों की जो लहरें होती है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊंची ऊंची और दूर तक मार करती है, जिसकी वजह से कोस्टल एरिया जो होता है वो एक बड़ा भाग पानी में डूब जाता है, राइट। तो बड़ा डैमेज हुआ था उस वक्त, ये अभी बताया है यहाँ पर। एक मेजर जो सुनामी हुई थी इंडिया के अंदर 26 दिसंबर 2004 को। जितना भी जो कोस्टल एरिया था ओशियन के पास का, वो इससे उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूज लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस हुआ था। मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने ये बनाया, यहाँ पर जो है समुद्र है, राइट। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, ये समझ लीजिए कि ये कोस्टल एरिया है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है कोस्टल है। तो जो पानी बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर आएगा तो वो इस हिस्से पर चोट पहुँचाएगा, और यहाँ पर जो है पानी ही पानी हो जाएगा उस टाइम पर, इस हिस्से पर, राइट। ये अगर मान लिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बिल्डिंगें भी है तो वो भी क्या करेगी, भर चुकी होगी पानी से, बाढ़ें आ गई यानी कि, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आया तो उसने तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, राइट। तो ये समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है। और डैम्स के अंदर जब ये नुकसान पहुँचाएगी तो ये समझिए कि डैम के अंदर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी स्टोर होता है, और वो पानी जब डैम अगर में क्रैक आ जाए तो वो पानी जो है नदियों में आएगा, और वो नहरों में भी जाएगा, और वो जो आसपास के हिस्से वहाँ पे पूरा पानी ही पानी भर जाएगा, राइट। ये आप वैसे समझिए कि जब आपका जो वाटर टैंक है भर जाता है, अब तो अलार्में आ गई है, और जब मान लिया पानी वहाँ से ओवरफ्लो कर जाए तो वो आपके घर के अंदर इधर उधर सारे फैल जाता है। वैसे ही नदियों के अंदर होता है, आसपास पानी फैल जाता है। और ये क्यों होता होगा, अगर मान लिया कि आपने एक पानी का टोप या कंटेनर है वो पकड़ रखा है, और अगर एकदम से किसी ने आपको हु कर दिया तो वो जो टोपी है वो ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर मान दूध ही है उसके अंदर तो वो ऐसे ऐसे हो जाएगा, हो सकता है पूरा ही डुल जाए, या फिर ऐसे ऐसे होने पर आसपास पानी गिरेगा ना, तो वैसे ही धरती हिलती है तो उसके ऊपर का पानी जो है वो ऐसे ही हिल जाता है, और वो फिर क्या करेगा, लहरें बनाएगा, और वो पानी इधर उधर हो जाएगा, और ज़मीनें गिरेगी, जो रॉक्स है वो गिरेगी, राइट। अब आगे, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। एक यानी कि आपको क्या लेना है, पॉलिटिकल मैप लेना है वर्ल्ड का, जिसमें बाउंड्रीज होती है देशों की। लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन इंडिया। वहाँ पर आपको क्या करना है, ईस्टर्न कोस्ट यानी कि जो जिसे हम वेस्टर्न घाट भी कहते हैं, और हिंदी में हम कहते हैं उसे पश्चिमी घाट, है ना। और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ये दो जो होते हैं यहाँ पर, वेस्टर्न कोस्टल एरिया जो कोस्टल एरिया है और जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, वो देखिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो इंडिया ये है, यहाँ पर ये गुजरात हो गया जैसे, और यहाँ पर जो है ना क्या है, समुद्री ये हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी, है ना, पानी है यहाँ पर। और जो ये वाला एरिया है अरेबियन सी है, और ये इंडियन ओशियन है अपना, राइट। तो ये आपको ऐसे बाउंड्री को देखना है, ओके। लोकेट कर लिया आपने, ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट और ये हो गया ईस्टर्न घाट।
मार्क अदर बाउंड्री अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन। इसी तरह से इंडियन ओशन के पास में जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ पर भी मार्क करके देखिए। विच कुड हैव सफर्ड डैमेज, जिसको ये इस वजह से डैमेज हुआ होगा। कोस्टल अकाउंट्स कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ द devastation caused by the tsunami in India from your parents or other elders in the family or in the neighborhood। तो अब आपको क्या करना है, इसके बारे में जानकारी पता करनी है आपको। ये तो इंटरनेट पर मिल ही जाएगा, आप सर्च करेंगे तो ये मैं काम आपके ऊपर छोड़ देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि आपको कैसे सर्चिंग करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा डाटा आपको उस वक्त मिल जाएगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको दिखाया था कि जो चक्रवात होते हैं, जो क्या था वो, और जो मैंने अर्थक्वेक की भी पिक्चर दिखाई थी कैसे उसको हमने फाइंड आउट किया था। और हमने पढ़ा था कि जो क्या नाम था उसका, दिमाग में नहीं आ रहा है अभी तो जो चक्रवात से होते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कमेंट करना, बताना मुझे और फिर देखेंगे। दिमाग में नहीं आ रहा है अभी। ओके, टोरेंडो जैसे टाइप में उसका नाम होता है, अभी दिमाग में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो नेबरहुड में जो भी वहाँ पर इंडियन ओशन के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर कितना डैमेज हुआ होगा, आपको अपने पेरेंट्स से डाटा कलेक्शन करना है और आप इंटरनेट की भी मदद उस वक्त ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये बच्चा कुछ कह रहा है, व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, किस वजह से अर्थक्वेक आता है। इसके बारे में तो वैसे हम पढ़ ही चुके हैं, अर्थक्वेक किस वजह से आता है। मैंने यहाँ पे कमेंट भी डाला हुआ है और वो कमेंट आप यहाँ पे देखिए, मतलब इस पर गिव अ मिथ टू एन अर्थक्वेक। यहाँ पर कोई मिथ है जो कि कोई पहले हमने ऐसी बातें सुनी होगी कि किस वजह से अर्थक्वेक आता है, भाई ये भूकंप क्यों आया है। तो ये मिथ क्या है वो पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ द बुल एंड व्हेन द बुल शिफ्ट्स इट टू द अदर हॉर्न एन अर्थक्वेक टेक्स प्लेस। तो ये कैसे ट्रू हो सकता है। ये बात है कि दादी माँ ने हमें भी बताया था यही बात कि जो धरती है वो एक बैल के सींगों पर टिकी हुई है। जब वो अपने सींग बदलता है, थकने की वजह से सींग बदलता है तो उसकी वजह से धरती हिलती है। तो ये बच्चों को समझाने के मतलब ऐसे ही उनको कहानियाँ सुनाते हैं, तो वो कहानी सुना दी। तो ऐसा सच में नहीं है, क्योंकि जब तक हम बुक में नहीं पढ़ते तब तक हमें समझ में नहीं आता, नहीं तो हम तो वही बात मानते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बुल है और उसने धरती को धारण कर रखा है और वो जब अपने जो सींग है वो बदलता है, इधर से इधर वाला करेगा, इधर से इधर वाला करेगा, तो फिर जो है वो ये भूकंप वगैरह आएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक मिथ है। तो ये यहाँ पे सिर्फ इतना ही है और अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या। कमेंट डाला है मैंने, उस वक्त बहुत पहले बनाए थे नोट्स ये। व्हाट डिड एंशिएंट पीपल थिंक अबाउट अर्थक्वेक। अब पुराने समय पर जो भारतीय लोग जो थे वो क्या समझते थे इसके बारे में। इन एंशिएंट इंडिया टाइम्स in ancient times people did not know the true cause of earthquakes. Their ideas were therefore expressed in mythical stories. तो पुराने समय पर जो वे सच्चाई नहीं जानते थे तो वो अपनी कुछ धार्मिक घटनाएं हैं वो उसके साथ जोड़ लेते थे। कुछ मिथिकल मिथ यानी कि जो पूरी जानकारी न होने पर जो नॉलेज होती है वो उनके कुछ ऐसे ही मिथ होते थे। अब मिथ का एग्जैक्टली मीनिंग देख ही लेते हैं, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये तो न्यूज़ वगैरह आती रहती है इनके ऊपर, आप भी देखते रहते हो। मेरे पास जो है ये है ब्राउज़र, यहाँ पर आती है इस तरीके की न्यूज़ वगैरह। तो MYTH मिथ गलत धारणाएं होते हैं, कल्पित कथाएं अपनी तरफ से जो हम बना लेते हैं। तो ये कुछ मिथ हमारे वहाँ उस वक्त प्रचलित थी, तो कोई एक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो अपनी मिथिकल स्टोरीज बनाते थे। जैसे कि कैसी वाली, जैसे सच एज द वन टोल्ड, एक ने कहा कि जो कि भुजोस के ग्रैंड मदर ने कही थी, राइट। जो ग्रैंड मदर दादी जी ने जो कहानी सुनाई थी, एक तो मिथ यही हो गया। दूसरा है इसी तरह की जो सिमिलर मिथ्स है वर प्रिविलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में प्रचलित है, राइट। अब प्रिवेलेंट का मतलब जानना चाहोगे तो मैं यहाँ पर प्रिवेलेंट का मतलब बताता हूँ आपको।
कॉपी पेस्ट कर देते ना, ये ज़्यादा सही रहेगा टाइप करने से। प्रिविलेंट प्रचलित, वही मैंने जो आपसे कहा था, नहीं तो कुछ इसी तरह से जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर कुछ और स्टोरीज वगैरह है। अब पहले के दिमाग में कुछ है, वो कुछ शायद कुछ कह रही है या पूछ रही है, क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। What could cause a disturbance inside the earth? अब ये डिस्टर्बेंस होता है तो किस वजह से होता है, क्या किस कारण से होता है, क्या कारण है इसका डिस्टर्बेंस का, जो कि धरती के नीचे जो वाले पार्ट में होता है, जो मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था, राइट। तो यहाँ पर है कमेंट, व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक पार्ट 1 एक हिस्सा है ये, इसका दूसरा पार्ट नीचे होगा जरूर। द ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। जो अर्थ का जो क्रस्ट है उसके अपर मोस्ट लेयर पर कोई थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो हमने पढ़ा ही था, राइट। जैसे कि यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इस हिस्से पर, और जो फर्क आया है वो इस हिस्से पर कहीं हुआ है, तो इसकी वजह से ट्रिमर्स है, शेकिंग पैदा होती है। ट्रिमर्स, इसमें तो टाइप कर लेता हूँ, वही झटके, भूकंप के झटके, शेकिंग। तो इस तरह से आप भी पता कर लीजिए, कुछ अगर मैं गलत बता देता हूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, कुछ ज़्यादा ही समझने को भी मिलेगा। तो जो धरती के क्रस्ट के अंदर जो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है उसकी वजह से क्या है, भूकंप के झटके हमें महसूस होते हैं। दूसरा पार्ट है आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, वो कोई एक पीस के अंदर नहीं है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस, केवल एक टुकड़ा नहीं है, ये क्या है, कई सारे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई, जिसे हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। इट इज फ्रेगमेंटेड, ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, हर एक फ्रेगमेंट जो है एक प्लेट कहलाती है। और इनको ये क्या करती है, ये लगातार मोशन में रहती है, और जब वो क्या करती है, व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर, जब वो एक दूसरे को ब्रश करते हैं यानी कि रगड़ लगती है, फ्रिक्वेंट उनके अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है, या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है कोलिजन की वजह से, टकराहट की वजह से, राइट। अब ये देखिए यहाँ पर ये एक तो प्लेट ये वाली हो गई और एक प्लेट ये वाली हो गई, आपस में टकराई, और जो ये वाली प्लेट नीचे की तरफ दिखा रखी है, राइट। समझ में आया आपको? तो इसकी वजह से भी ये भूकंप आ जाता है, कोलिजन की वजह से। कोलिजन मतलब कि टकराहट। तो धरती के क्रस्ट के ऊपर यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है और फिर भूकंप आता है। इट इज दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। तो ये वाली जो है इस तरफ सरक गई, ये वाली इस तरफ सरक गई, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत फर्क आ गया इस हिस्से पर, डिस्टर्बेंस हो गई। ओके, अब भुजों के दिमाग में कुछ और भी है क्या? आंसर इज पिंक हाईलाइटेड बिलो। ओके, यहाँ पर मैंने कमेंट ये डाला है, जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है इस गुड़िया ने किया है, इसका जो आंसर है वो, ये तो क्वेश्चन हो गया, फिर कुछ पूछा है या तो, और ये जो यहाँ जो है ये आंसर है या जो भी है, नहीं? ओके, अच्छा आप ये कह रहे हो कि ये क्वेश्चन है और जो ये है ये आंसर है, राइट। अभी पता लग जाएगा, अभी आप देखिए, पढ़िए, समझिए। अगर साइंटिस्ट को पता होता कि अर्थक्वेक के बारे में, तो क्या वो क्योंकि साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा मात्रा में अर्थक्वेक के बारे में पता होता है। इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक, कैन दे ऑल्सो प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक? क्योंकि साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा पता होता है अर्थक्वेक के बारे में, तो क्या उनको पता है कि अगला जो भूकंप है कब आएगा और कहाँ पर आएगा? अब ये यहाँ पर इस बच्चे ने क्वेश्चन किया, ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आते ही होंगे। तो वही क्वेश्चन जो है बुक को, जो लिखने वाले ने, बुक को बनाने वाले ने काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, एक क्रिएटिविटी टाइप में, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो अब यहाँ पर जो ये कुछ आंसर, ये जो आंसर है इसका, ये दिया हुआ है। ऑल दो, जबकि वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। अब हमें इस तरह तो पता है कि अर्थक्वेक किस वजह से आता है। इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, लेकिन इसको प्रिडिक्ट करना अभी भी पॉसिबल नहीं हुआ है। इसको हम अभी भी भविष्यवाणी इसकी नहीं कर सकते। जैसे भविष्यवाणी कर देते हैं ना कि आज से 4-5 दिन के बाद में
बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होगी या फिर बारिश के दिन बताए गए हैं तो ऐसा होता है, या फिर तूफान आने वाला है उस टाइम पे तूफान आएगा, या फ़ौनी तूफान आने वाला है, कोई और तूफान आने वाला है, या बारिश के साथ ओले पड़ने की संभावना है, तो ऐसी प्रिडिक्शंस करते हैं न्यूज़ चैनल के अंदर और अखबारों के अंदर भी आते हैं। और अब तो ऐप भी आ गई है वेदर फोरकास्टिंग की। मैं तो जब बाहर जाता हूँ ना, जब मुझे लगेगी भी अब बारिश वगैरह आ सकती है, तो मैं क्या करता हूँ, रेनकोट वगैरह डाल लेता हूँ उसके अंदर, उससे पहले वेदर फोरकास्टिंग देख लेता हूँ नेट के ऊपर, ऐप के ऊपर। तो वैसे आप भी कर लिया कीजिए। तो ये फोरकास्टिंग अर्थक्वेक के केस में पॉसिबल नहीं है। व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अकर, तो ये चीज़ जो है कि कब अर्थक्वेक कहाँ पर और कब आएगा, इसके बारे में हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, क्योंकि अभी इसके बारे में एग्जैक्ट हमें पता नहीं लगा है। क्योंकि ये तो धरती के अंदर बदलाव होते हैं ना, तो उसमें कैसे पता लगे। जो आकाश में बदलाव होते हैं तो उसी हिसाब से हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि भाई अब हवा इतनी तेज़ चल रही है, बादलों का घेरा वहाँ पर बना हुआ है वगैरह वगैरह, तो प्रेडिक्शन हो जाती है। ओके, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर द अदर रीजन्स ऑफ अर्थक्वेक अदर देन द मूविंग ऑफ द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब एक तो रीजन जो हमने पढ़ा वो है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो ऐसे है, वो जा रही है और टकरा गई, या फिर वो ऐसे हो जाती है, या फिर वो ऐसे हो गई, या फिर वो ऐसे हो जाएगी। तो ये बदलाव जो होता है इसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अर्थक्वेक जिसकी वजह से ये होता है, तो यहाँ पर इसके लिए कुछ है। ट्रीमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कोज्ड व्हेन अ volcano erupt or a meteor hits the earth or an underground nuclear explosion is carried out। तो ये कुछ कारण दे रखे हैं, इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। However, most earthquakes are caused by the movement of earth plates। क्योंकि ज़्यादातर तो जो है टेक्टोनिक प्लेट्स के घूमने की वजह से होता है जो भी अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन किसके कुछ और कारण भी दे रखे हैं, जिसमें से एक कारण है यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन से। अगर मान लिया कोई ज्वालामुखी है, वो उसके अंदर से लावा बाहर निकल रहा है, तो उसकी वजह से, क्योंकि फिर वो एकदम कंपन सा होगा, जैसे कुकर की सिट्टी आती है ना, कुकर की सिट्टी को ऐसे हाथ लगा दो तो वो एकदम कुकर ऐसे कंपकपाने लगेगा, तो वैसे कंपकपाहट होती है, राइट। दूसरा है, अगर मान लिया कोई मिट्योर है वो टकरा रही है, जो रात को जो आप देखते हो कि रात जब बिल्कुल आकाश साफ है तो आप आकाश में देख रहे हो, तो उस वक्त कुछ एकदम से तारा टूटता सा नजर आता है, और हम क्या करते हैं, विश मांगते हैं। तो वो क्या होता है, एक्चुअली में कोई स्टार नहीं होता, वो मिट्योर्स ही होती है जो कि भटकती भटकती अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती है, और फिर वो फ्रिक्शन की वजह से जल जाती है, जिसकी वजह से वो चमकती है, उसकी पूंछ सी नजर आती है। तो वो मिट्योर्स अगर कई बार पूरी तरह से नहीं जलती और अर्थ के क्रस्ट के ऊपर आ जाती है, टकराती है, तो उसकी वजह से भी भूकंप आता है। क्योंकि एकदम से कभी कोई दो चीज टकराएगी तो एकदम से कंपकपाहट तो पैदा होगी ना। या फिर कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है तो उसकी वजह से भी हो जाता है, भाई एटम बम वगैरह कुछ उसका परीक्षण किया हो, कुछ पता किया हो, कोई मिसाइल वगैरह दागी हो, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ जाता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अब मेरी टेबल पड़ी हुई है, अगर मान लिया कि टेबल को मैं ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऊपर ही उठा दूं, ऐसी इतनी ताकत तो नहीं है मेरे अंदर, मान लिया कि कोई चीज़ गिर जाती है इसके ऊपर, है ना, प्लेट वगैरह गिर गई, कोई और सामान गिरे, तो एकदम कंपकपाहट होएगी। या फिर कुछ और ऐसी इस वजह से कि ये पूरी हिल जाए, नीचे से ऊपर इधर उठा, इसको कोई उठा दे, गुस्से में एकदम उठा दिया, तो इसके ऊपर जो सामान है सारा गड़बड़ा जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से हो सकता है, ये ज्वालामुखी के अंदर जो विस्फोट होते हैं, लावा बाहर निकलता है, उसकी वजह से हो सकता है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से तो ज़्यादातर होता ही होता है, या फिर कोई मिट्योर वगैरह टकरा रही है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से अर्थक्वेक हो सकता है। अब आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिस्मिक और फॉल्ट जोन्स। सिस्मिक या फॉल्ट जोन क्या होते हैं, गिव द नेम्स दीज जोन्स इन इंडिया। इन जोन्स के नाम बताओ, जो ये जोन्स है, सिस्मिक जोन्स है या फिर फॉल्ट जोन है, कहा गया है, इनके नाम बताओ, इंडिया के अंदर है क्या कोई। ओके, सिस्मिक जोन फॉल्ट जोन के बारे में अभी पढ़ते हैं। सिंस, क्योंकि अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स are the weak zones where earthquakes are more likely to occur। अब क्योंकि जो प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, तो ये इन मूवमेंट की वजह से ही अर्थक्वेक आता है, तो जो इनकी बाउंड्री है
जहाँ पर ये बाउंड्री होती है इन टेक्टोनिक प्लेट्स की, वो वीक जोन्स होते हैं और वहाँ पर वीक जोन का नाम दिया गया है वहाँ पर। और ये वीक जोन सी यहाँ पे जो अर्थक्वेक है ज़्यादातर मात्रा में हो सकते हैं। तो जो ये वीक जोन सी क्या कहलाते हैं, तो ये डेफिनेशन होगी वीक जोन्स यानी कि फॉल्ट जोन्स यानी कि सिस्मिक्स जो है इसके लिए डेफिनेशन होगी, तो ये आप लर्न कर सकते हैं। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो बाउंड्री होती है, मान लीजिए अब यहाँ पर हमें ये टेक्टोनिक प्लेट्स दिखा रखी है, तो यहाँ पर इसकी बाउंड्री ये देख लीजिए, यहाँ पर जो मैंने अंडर ड्रॉ किया ये हो गया है ना, ये क्या होगी बाउंड्री हो गई। तो ये जो बाउंड्री है ये फॉल्ट जोन हो सकते हैं, वीक यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ये कि भाई कभी होएगा भी भूकंप आएगा तो यहाँ पे ज़्यादा असर दिखाई देगा, राइट। तो ये होते हैं फॉल्ट जोन्स। भारत में जो एरियाज है मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, जो ज़्यादातर मात्रा में भारत के अंदर ये वीक जोन्स है वो कहाँ पर है, एक तो कश्मीर के अंदर है, एक वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय के अंदर है, राइट। जो हिमालय पर्वत है उसके वेस्टर्न पार्ट में, तो जैसे यहाँ पर दिखा भी रखा है मैप में, यहाँ पर ये जो हिस्सा है यहाँ पर हिमालय है, तो इसके वेस्टर्न पार्ट में इस तरफ, राइट, और सेंट्रल पार्ट में यहाँ पर, राइट। ये एरो भी दिखा रखी है, देखो आप अपनी बुक में देखो, जैसे ये एरो साइड लगा रखी है ना। तो यहाँ पर ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, तो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में अर्थक्वेक वगैरह आ सकते हैं। एक रानन ऑफ कच्छ है राजस्थान एंड इंडो जेनेटिक प्लेन है, तो यहाँ पर भी क्या है ये फॉल्ट जोन्स है भारत के अंदर, तो इनको आप देख सकते हैं समझ सकते हैं, राइट। अब इसके बाद है सम एरियाज, आप इसको लर्न कर लीजिए, आपको मार्क करने वाला पार्ट नहीं मिलेगा ये। सम एरियाज ऑफ द साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन, इंडिया के सर्दर्न पार्ट के अंदर भी, जो मैंने यहाँ पे बनाया भी था, तो यहाँ पर भी सर्दर्न पार्ट के अंदर कुछ हिस्से हैं भारत के, तो वहाँ पर भी क्या है भूकंप आ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी बाउंड्रीज है, तो ये भी फॉल्ट जोन्स है। तो ये 1 मार्क 2 मार्क के अंदर आपके लिए क्वेश्चन के आंसर तैयार हो गए हैं। कहाँ पर हिमालय के वेस्टर्न पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में, कश्मीर में है जो यहाँ पर भी, और रानन ऑफ कच्छ है राजस्थान, इंडो जेनेटिक प्लेन है वहाँ पर, और साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों पर, राइट। क्लियर हुआ, गुड। तो ये यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, मैंने ये वो तो वीडियो मेकिंग के लिए बनाई है फाइल, यहाँ पर दे रखी है अलग, ठीक है। क्योंकि अगर मैं रब करूँगा ना इसको, तो ये साथ में मेरा मार्क किया हुआ भी सारा चला जाएगा, मेहनत ख़राब चली जाएगी, इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है ना। सही है ना, तरीके निकालने होते हैं, सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। समस्याएं हर वक्त हमारे सामने मुंह खोल करके खड़ी रहेगी, लेकिन हमें क्या करना है, तरीके निकालने ताकि समस्याओं को हम क्लियर कर सके। ओके, तो अब आगे यहाँ है क्वेश्चन, व्हाट इज द रिचर्ड स्केल। रिचर्ड स्केल क्या होता है, विच अर्थक्वेक इज डिस्ट्रक्टिव अकॉर्डिंग टू इट। इसके हिसाब से जो कौन सा जो कितना स्केल जो है वो खतरनाक होता है, जिससे ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है रिचर्ड स्केल क्या होता है, और वो जो इस स्केल के हिसाब से वो वैल्यू कितनी है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये खतरनाक है। द पावर of an earthquake is expressed in terms of a magnitude on a scale called Richter scale। तो जो अर्थक्वेक की पावर को मेजर करने के लिए, उसके मैग्नीट्यूड कितनी है उसका स्केल करने के लिए एक रिचर्ड स्केल निकाला गया है, जिससे हम पता कर सकते हैं अर्थक्वेक की पावर को। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिचर्ड स्केल। रिचर्ड स्केल में जो 7 से भी ग्रेटर होंगे वो वाले जो है ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, डैमेज करते हैं। जैसे कि भुज और कश्मीर में जो भूकंप आए थे, जो हमने इस चैप्टर में जिक्र आया है, उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है वो 7.5 का था, तो 7 से तो ज़्यादा ही हो गया ये, तो ये खतरनाक था, राइट। क्लियर हो गया आपको, ओके। अब यहाँ कुछ और भी है, और कितना पार्ट रह गया, बस ख़त्म होने वाला है, बस थोड़ा सा और है। वीडियो तो लेंथी हो गया 29 मिनट्स का।
द ट्रेमर्स, मैंने सोचा था कि इसके लिए अलग से चैनल बनाऊंगा, लेकिन अब अगर अलग से चैनल बनाते तो 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो उस पर अपलोड नहीं कर सकते, और जब इसको पढ़ाते हैं ना तो वीडियोस काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसी चैनल पर, जो मेन चैनल है, जो पहला चैनल है, उसी पर मैंने ये अपलोड करने का सोचा और उस पर ही अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, आगे द ट्रेमर्स प्रोड्यूस, यहाँ क्वेश्चन था कोई, पहले क्वेश्चन देख ले। इसके आगे का पार्ट भी है कोई? नहीं, आगे कोई और पार्ट नहीं है, इसका इतना ही था। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है वो देखिए। व्हाट इज सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ क्या है और ये कैसे काम करता है, तो वो ज़रा ध्यान से समझिए। जो ट्रिमर प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस, उसकी वजह से वेव्स निकलती हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर। जो ये वेव्स है ये कहलाती है सिस्मिक वेव्स। तो ये डेफिनेशन होगी सिस्मिक वेव की। वेव्स एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम उसको मेजर कर सकते हैं, इन वेव्स को महसूस कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहलाता है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ की डेफिनेशन आ गई। नीचे काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स है, मैंने हर एक की ना यहाँ पर बना रखे हैं डेफिनेशन, कीवर्ड्स जो है ये। जैसे यहाँ पर मैं लेके जाऊँगा तो यहाँ पर इसका पॉपअप हो जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, राइट। बहुत पहले बनाए थे, कुछ बदलाव होते, तो जैसे यहाँ पर है इसकी डेफिनेशन आ गई, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आ गई, यहाँ पर इसकी आ गई, इस तरीके से आगे कर रखी है। तो इसको भी डिस्कस करेंगे लेकिन लास्ट वीडियो में, मतलब इसके बाद। तो सिस्मोग्राफ होता है ये, और जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है, वो सिर्फ एक वाइब्रेटिंग रोड है। जो रोड है वो वाइब्रेट करेगी, या फिर कह सकते हैं कि वो पेंडुलम है जो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है जब भी कभी ट्रिमर्स आते हैं, भूकंप के झटके आते हैं, तो उस वक्त ये रोड भी हिलती है। और एक पेन होता है इसके यहाँ पर, ये पेन नज़र आ रहा है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर पेन है, पेन यहाँ पर जो क्या करेगा, बिल्कुल वाइब्रेशन जो है नोट कर देगा, ठीक है। यहाँ ये स्ट्रिंग है ना, मैग्नेट दिखा रखा है ये, ओके। अब आगे, which starts vibrating when tremors occurs. A pen is attached to the vibrating system. The pen records the seismic waves on a paper. यहाँ पर पेपर पर ये वेव जो है वो बना देगा, कर देगा, जो कि इस पर मूव कर रहा है। By studying these waves, इन वेव्स को स्टडी करके साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक पूरा मैप बना लेते हैं अर्थक्वेक का, कि भाई कितना, किस समय पर कितना अर्थक्वेक आया होगा, कितना उसका स्केल था। जैसे कि आपको फिगर 15.14 में दिखा रखा है। दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन। अब इसकी पावर को भी एस्टिमेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रक्शन जो भी हुआ है वो पता लगा लेंगे भी इतने स्केल पर इतना डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। अब आगे, हाउ कैन यू प्रूव दैट रिचर स्केल इज नॉट लीनियर? ये लीनियर नहीं है। रिचर स्केल क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर मरीज होता है तो उस पर वहाँ पर वाइब्रेशंस होती है ना, दिखाते हैं कि भाई अगर मान लिया ये ऐसे 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 जा रही है तो इसका मतलब मरीज जो ठीक है। लेकिन अगर सीधी स्ट्रेट लाइन आ गई तो समझ लेते हैं कि भाई डैमेज, खतरा हो चुका है और जान जा सकती है। तो वैसे ही ये क्या, लीनियर मतलब समझ में आ गया आपको कि ये लीनियर ये वाला नहीं है, ये क्या है, इस तरीके का है। तो पढ़ते हैं। लाइक मैनी अदर स्केल्स इन साइंस, डेसिबल इज अनदर एग्जांपल, जिसमें डेसिबल होता है, जिसमें हम साउंड को वो देखते हैं, साउंड की वैल्यू। साउंड आपने कभी रिकॉर्डिंग की होगी ना, रिकॉर्डर होता है जो मोबाइल के अंदर, तो उसमें जैसे ही बोलते हैं तो वो ऐसे 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 आने लगे थे, जिग जैग लाइन, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। रिचर स्केल भी लीनियर नहीं होता। इसका मतलब है कि अर्थक्वेक जो है मैग्नीट्यूड 6 का डज नॉट हैव 1.5 टाइम्स द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। क्लियर हुआ आपको? इसका मतलब क्या हुआ, जो अर्थक्वेक आया है 6 मैग्नीट्यूड का, उसके अंदर जो 4 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया था उसका 1.5 टाइम नहीं होता है।
ठीक है। इनफैक्ट एन इंक्रीज ऑफ 2 इन मैग्नीट्यूड, 2 मैग्नीट्यूड में अगर बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि वो 1000 गुना ज़्यादा आया हुआ है। मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी 1000 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। तो 6 का मतलब क्या है, उसका 4 से 6 हो गया, तो 4 जो 6 है वो इसका 4 का कितना होता है, 4 का कितना होता है 3/2 टाइम्स हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो तब से करके 6 आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 से 6 पर आ गया तो वो इसका कितना 1.5 गुना ही वैल्यू आई है। तो लीनियर इसके हिसाब से भी इन्होंने क्या रखा है कि लीनियर नहीं है, यानी कि इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अगर 4 से 6 आया है तो इसका मतलब 6 वाला जो 1000 गुना ज़्यादा है, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 हैज 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देन द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। क्लियर हो गया इतना। तो ये इस तरीके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी नहीं है। और वैसे ये वाली चीज़ भी है कि वो ऐसे सीधी लाइन में नहीं आता है, ये ऐसे में आता है। जैसे डेसिबल के अंदर भी यही चीज़ होती है जो साउंड को मेजर करती है, उसकी वेव्स निकलती है। ओके, अब आगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से आप कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि जब बिजली चमकती है तो हम बिजली से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ थी। और वैसे ही जब हम घर के अंदर होते हैं, घर के बाहर होते हैं, बिजली के केस में देखा था, वैसे अब यहाँ पर भी देखने वाले हैं। तो आप समझिए ध्यान से, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जब कभी अर्थक्वेक के झटके वगैरह महसूस हो तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान दीजिएगा। टीचर्स भी आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं स्कूल के अंदर, स्पेशली गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन होते हैं बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जाए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स, हम जानते हैं कि पहले वाले पेजों पर आपने अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये बात आपने समझी थी। इसलिए हमने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आपने ये भी देखा कि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ नेसेसरी प्रिकॉशंस है वो अपने आप को बचाने के लिए हर वक्त के लिए तैयार रहें। तो है कि पीपल जो सिस्मिक जोन्स में होते हैं, जहाँ पर अर्थक्वेक वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर, जहाँ पे ये हो सकता है कि ज़्यादातर टाइम पर वहाँ पर अर्थक्वेक पहले आता है या ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर उनको स्पेशली उनको प्रिपेयर करवाया जाता है। पहले उनको कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो बिल्डिंग जोन्स होते हैं, बिल्डिंग जो होती है वहाँ की इन जोन्स के ऊपर, फॉल्ट जोन पर, है ना, यहाँ की जो बिल्डिंगें होगी इस तरीके की डिज़ाइन की गई होगी कि वो बड़े बड़े खतरनाक झटकों पर भी सही से खड़ी रहे, गिरे ना, टूटे ना, दरारें ना आए। और जो आजकल मॉडर्न बिल्डिंग्स होती हैं, टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न बिल्डिंग बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसने इस बात को पॉसिबल कर दिया है, जिसकी वजह से क्या है कि ऐसी जगहों पर भी ऐसी बिल्डिंगें बनाई जा सकती हैं जो कि ट्रिमर का भी उन पर असर नहीं होता, वो खड़ी रहेगी अपनी जगह पर। तो इसलिए आपसे एडवाइस की जाती है कि जो भी आप स्ट्रक्चर बनवाए, मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वेक सेफ, कि वो क्या हो, सेफ रहे, ठीक है, झटकों से सेफ रहे। इसलिए सिंपल डिज़ाइन बनवाइए, ज़्यादा हाईफाई टाइप में ना बनवाइए इस तरीके की भी बाद में वो जल्दी से नुकसान भी हो जाए, राइट। तो अच्छे वाले टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ट्रिमर के हिसाब से, जगह के हिसाब से और इस तरीके के उन्हें बनवाने चाहिए कि अर्थक्वेक वगैरह आ भी जाए तो नुकसान ना करे। तो कुछ आगे बता रखा है कैसे आप क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से बात करें, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बात करें और उन्हीं से अपना मैप बनवाए, नक्शा बनवाए, उन्हीं से बनवाए अपना घर। दूसरा, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जो सिस्मिक एरिया होता है, फॉल्ट जोन होते हैं, मड और टिम्बर ज़्यादा अच्छे मात्रा में सही रहते हैं हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के मुकाबले। मतलब सीमेंट वगैरह से बनाने की बजाय आप मिट्टी के मकान अगर बनते हैं या फिर टिम्बर के बनते हैं, लकड़ियों के बनते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहते हैं, बनते भी ऐसे वाले मकान, राइट। और भारी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो कि पत्थरों से बनाई जाए या फिर सीमेंट या भारी मात्रा में जो लोहे की चीज़ों से बनते हैं वैसे ना करें। कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल, कि जो छत है वो जितना ज़्यादा हो सके वो हल्की ही बनाई जाए, भारी भारी नहीं कि भाई उसके ऊपर एक मकान, एक दो बिल्डिंग, एक दो मंजिला और बनाया जा सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर मान लिया स्ट्रक्चर गिर भी जाए तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इट इज़ बेटर इफ द कबर्ड एंड द शेल्व्स आर फिक्स्ड इन द टू द वॉल्स, ये ज़्यादा सही रहेगा। अगर मान लिया, अब तो वैसे लोग क्या करते हैं कि अलमारी वगैरह बाज़ार से ही परचेज कर लेते हैं क्योंकि उनको एक जगह दूसरी जगह पे रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया
कि अलमारी वगैरह फिक्स करवा रखी है आपने दीवारों के अंदर, तो वो ज़्यादा सही रहता है कि उस टाइम पर आप उसके अंदर जा करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो भारी मटेरियल गिरेगा ना ऊपर से, तो वो आपके सिर पर ना गिर के, वो जो सिर के ऊपर एक लेयर जमा हो चुकी है वो उसके ऊपर गिरेगा, राइट। तो आपका जो सिर है ये बच जाएगा। तो इसलिए वो, और फिर अगर मान लिया कि वो अलमारी फिक्स नहीं है तो वो अलमारी गिर जाएगी। फिर अगर मान लिया कि हमने यहाँ से गए थे और आपने ये ऐसे गिर गया, तो अब निकलेंगे कैसे? यहाँ पे तो वैसे ही कुछ नहीं है दरवाज़ा वगैरह। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स। इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखिए कि आपने अपनी जो वॉल है वो कहाँ पर टांगी हुई है, क्योंकि वॉल वगैरह गिरेगी और उस सिर पे गिर सकती है। फोटो फ्रेम है, कोई कांच वगैरह होता है ना उसके अंदर, वाटर हीटर है कोई, सो दैट, और जो एसी है, आजकल तो एसी बहुत होते हैं, तो ताकि ऐसी इवेंट के ऊपर जो अर्थक्वेक जब आ रहा है तो वे लोगों पर ना गिरे। तो ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी है। तो 2.3 हो गया, ये चौथा पॉइंट हमने कर लिया। 5वां पॉइंट है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स है वो आग जल्दी पकड़ लेते हैं अर्थक्वेक की वजह से, क्योंकि हो सकता है सिलेंडर लीक हो जाए या फिर स्पार्किंग हो जाए, है ना, तार वगैरह टूटती है तो एकदम शॉर्ट सर्किट होएगा और पर्दे वगैरह को लग जाए तो ये ज़रूरी हो जाता है कि बिल्डिंगों के अंदर, स्पेशली बड़ी जो बिल्डिंगें होती है वहाँ पर हैवी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने चाहिए, और वो भी वर्किंग ऑर्डर के अंदर होने चाहिए। यानी कि खाली लिया, दिखावे के लिए रख लिया बस। होते ना ऐसे लाल रंग के ऐसे सिलेंडर से होते हैं, ये ऐसे बना दिया, ऐसे लाल रंग का सा होता है इन पर, अरे ऐसे पिक्चर दिखाऊं उसकी? चलिए यहाँ पिक्चर देखिए। फायर, मैं तो कई बार तो ना स्पेलिंग को देखता ही नहीं हूँ, अपने आप गूगल जो है देख लेता है। देखिए ये है ना, आगे ना इस तरीके के जो है अच्छे वाले एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, जो कि क्या है, आपको बहुत जल्दी बुझा देते हैं। ओके, अब आगे। शेल्टरिंग बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज डेवलप्ड नॉलेज टू मेक क्वेक प्रूफ, मतलब कि क्वेक प्रूफ हाउसेस है बनाने की टेक्नोलॉजी को उन्होंने पता कर लिया है। तो ये बहुत बहुत बधाई है, बहुत अच्छी बात है जो रिसर्च वगैरह की गई और वो कामयाब भी हो गए। तो रुड़की के अंदर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये जो नॉलेज ले ली है, उनको तरीके आ गए हैं कि वो घरों को क्वेक प्रूफ कैसे बना सकते हैं, राइट। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है राइट फ्यू स्टेप्स व्हेन अर्थक्वेक अकर एंड यू आर एट होम, एंड सेकंड कंडीशन व्हेन यू आर नॉट एट होम। यानी कि घर के अंदर और घर के बाहर की बात आ गई कि जब आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। तो समझिए इसको भी ध्यान से। वो समय जब अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है तो ये वाले जो स्टेप्स है आपको देखनी है अपने आप को बचाने के लिए। अगर आप घर पर हैं तो क्या करेंगे, 1, 2 और 3 चीज़ें हैं। जो शेल्टर है वो आप टेबल के नीचे आप ले सकते हैं, वही बात, टेबल के ऊपर कुछ गिरेगी, भाई सीमेंट वगैरह गिर गई, ईंटें गिर गई तो टेबल पर ही रह जाएगी ना, सिर पे तो नहीं गिरेगी, बच गया सिर। और वहाँ पर ही स्टे रहिए जब तक कि शेकिंग, जो भी ट्रैवलिंग है वो रुक ना जाए, तब तक आप उस टेबल के नीचे ही रहिए। अच्छा, टॉल बिल्डिंग से दूर रहिए, हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहिए। वो हो सकता है कि वो आपके ऊपर गिर जाए, जैसे एसी जो होता है, स्प्लिट एसी होता है, या फिर वॉल क्लॉक है, या कुछ भी, वाटर हीटर है। अगर आप बेड पर ही हो अभी तो वहाँ से उठिए मत, अपने सिर को बचा लीजिए, पिल्लो को सिर पे रख लीजिए, राइट। तो पिल्लो से क्या होगा, उससे भी डैमेज ही बचेगा अपना आपका। तो पिल्लो से अपने आप को बचा लीजिए, पिल्लो सिर पे रख लीजिए, क्योंकि सिर पर चोट लगने पर बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप बाहर हैं तो क्या करेंगे, तो आपको समझ में आ गया। अगर आप घर के अंदर हैं तो एक आप क्या करेंगे, टेबल के नीचे चले जाइए और तब तक उससे बाहर ना निकलिए जब तक कि शेकिंग रुक ना जाए। दूसरा, आपको क्या करना है, अगर आप मतलब
टोल और हैवी ऑब्जेक्ट से बिल्डिंग, अब घर के अंदर बिल्डिंग कहाँ से आएगी, मैंने बोल दिया वैसे ही। टोल और जो हैवी बिल्ड ऑब्जेक्ट्स है, लंबे और ऊंचे जो ऑब्जेक्ट्स है उससे अपने आप को दूर रहिए, वो आपके ऊपर गिर सकते हैं। चाहे वो एसी भी हो सकता है, वो हो सकता है कि वाटर हीटर है या कोई और चीज़, कांच कुछ की चीज़ें स्पेशली, जैसे कि क्लॉक के बारे में बात हुई है। अगर आप बेड पर हैं तो बेड पर ही रहिए और अपने सिर को तकिए से ढक लीजिए, पिल्लो से ढक लीजिए। अच्छा, ये तो रही बात जब आप घर के अंदर हो। अगर आप घर से बाहर हैं, आउटडोर है, तो क्या करेंगे? मतलब एक क्लियर स्पॉट देख लीजिए जो कि बिल्डिंगों से दूर हो, यानी कि पार्क वगैरह हो, पेड़ों से दूर हो, या फिर कोई ऊपर जो है ऊपर से कोई पावर लाइन ना जा रही हो, बिजली की तारें ना जा रही हो। बिजली की तारें टूटते ना बड़ा खतरनाक काम होता है। मैंने देखा था बिजली की तार टूटते तो कितना खतरनाक होता है। एक बार की बात है कि हमारे जो गली के अंदर ही पता नहीं क्या किसी भी वजह से एक तार टूट गई, और वो ऐसे फुलझड़ी की तरह जल रही थी ना, पटाखे इतने साफ चिंगारी ऐसे पटक 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 दिखाई दे रही थी। तो उस वक्त बस ये था कि अगर कोई पास आ जाता है ना तो बस वो ख़त्म। तो ऐसा हो जाता है, वो तारें टूट जाएगी और शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया तो वो पटाखे बजते रहेंगे, और इतनी तेज बिजली होती है उसकी, आदमी के खून को चूस लेगी, बिल्कुल कह देगी, इवापोरेट ही कर देगी। तो इससे दूर रहिएगा, ऊपर आपके वायर वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमने किया कि भाई वो फ़ोन किया जो डिपार्टमेंट के पास, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, बिजली वालों के पास कंप्लेंट की, और उन्होंने वहाँ से फिर लाइन काटी और फिर यहाँ पर आकर के वो तारें जोड़ करके गए। तो सावधान रहिए इस तरीके के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर आप घर से बाहर हैं तो आप पहले उस जगह पे चले जाइए जहाँ पर क्लियर हो। क्लियर का मतलब क्या हुआ कि आप खंभे के नीचे ना खड़े होइए, पेड़ के नीचे ना खड़े, पेड़ ही कहीं आपके ऊपर ना गिर जाए, और क्या है कि ऊपर कोई पावर लाइन्स वगैरह वो ना जा रही हो, जिससे कि आप क्या करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेंगे कि भूकंप से जाए ना जाए, कहीं बिजली से ना चले जाए। हो ओके। अगर आप कार के अंदर है या बस के अंदर है तो बाहर मत निकलिए। ड्राइवर से कहिए कि वो ड्राइव करके किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ, जैसे कि ऊपर बता रखी है, उस जगह पे चले जाइए। और बाहर तब तक ना आए जब तक कि ट्रिमर रुक ना जाए, जब तक आसपास के लोग भी ना कह दें कि भाई आ जाओ बाहर, अब ओके है, सब ठीक है। लो जी, हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, और जो इसके कीवर्ड्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब तक आप वैसे कीवर्ड खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर पढ़ते हुए हमारे पास जो है लगभग सारी डेफिनेशंस आ चुकी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो टॉपिक ऐसे दे देंगे कि डेफिनेशन नहीं होती। अब वो कह देंगे वाटर, अब वाटर की क्या डेफिनेशन लिखे, तो वो हमें अपनी तरफ से बनानी पड़ेगी। या फिर वो कह देंगे लाइट की तो है डेफिनेशन, इसी तरीके से वो कुछ और कह देंगे, ट्रिमर कह देंगे, है ना, इसी तरह से कुछ और भी डेफिनेशन कह सकते हैं। तो वो वाली डेफिनेशन मैंने कर रखी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। और तो अब आपको समझ में आ गया है, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट पे कह सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।